आपको ये लगता है कि ये जो दशक है हाँ जी। इसको हमें उत्तराखंड के यंग मासेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस तरफ उनको ड्राइव करना चाहिए, वो जॉब सीकर ना हो, जॉब गिवर की हाँ तरफ के जी, सामने हाँ आए। जी। आपको लगता है जब आप वापस देखते हैं उत्तराखंड की तरफ, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप सोचते हैं कि किस तरह से आप सोचते हैं कि मैं इस राज्य को कंट्रीब्यूट करूं? गांव की जर्नी कैसी थी और कैसे आप बाहर निकले? ये गाँव की जर्नी मेरी ही नहीं, लगभग सभी लोगों की बड़ी संघर्ष पूर्वक रहती है, स्पेशली हमारे जो उत्तराखंड से हैं। हाई स्कूल तक की पढ़ाई करी, हालांकि पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन फिर वही फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब थी। तो पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला से करी है। तो वापस हुआ कभी चमियाला जाना? नहीं, मैं गया स्कूल में। उस स्कूल में मैं शुरू से ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरी तरह। 8वीं क्लास तक मैं उस स्कूल में अकेला बच्चा था जो नंगे पाँव स्कूल जाता था। कि जूते लेने के लिए पैसे नहीं थे और पैर फट जाते थे। एज क्या होगी जब आप दिल्ली निकले? मैं दिल्ली आया था, मेरी एज होगी मेरे ख्याल से 14-15 साल। तो फिर ये दिल्ली में किसी को जानते थे या ऐसे ही दिल्ली चल में दिए? मेरे चाचा जी रहते थे। हाँ। तो उन्होंने बोला यार एक दूध की डेयरी है, तू वहां पर काम कर ले। मैं भाग गया बम्बई हीरो अच्छा, बनने, हीरो 1990 में। हाँ, हीरो बनने। मतलब सपना आपने अच्छा देखा सपना है? शुरू से, दूध हाँ। बेचते बेचते हीरो बन गए। हाँ। मैंने सुना चाइना जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो उसने बोला कि टिकट के जो है एक तरफ के पैसे 16,000 आपको खुद देने। चाइना जो उतरे तो फिर रेस्टोरेंट में काम किया। रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट में गया तो एक नेपाली मैनेजर था, कह रहे यार पढ़ाई कितनी तक करी? मैं कहा सर 10वीं तक करी। इंग्लिश आ जाती? मैं कहा सर थोड़ी बहुत आ जाती। होटल में काम करा कभी? मैं कहा नहीं करा। कह रहे बॉस भी कैसे कैसे लोगों को भेज देता है। हमारे यहाँ ड्रग्स का जो ये बहुत बड़ा मेनेस फैल गया है। देखो ड्रग्स मैं भी लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। हमने आज जिनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा की तरह है। जीवन के तमाम संघर्षों को पार करते हुए उन्होंने आज चीन में अपनी एक पहचान बनाई। वो वहाँ के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर भी हैं और वो एक्टिंग में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं टेहरी गढ़वाल के देव रतूरी जी की। बहुत धन्यवाद रतूरी जी, आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट के मंच पे आए और आपकी स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोग उत्तराखंड के युवाओं में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं, उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपकी गांव की जर्नी रही, हाँ जी, और आज की जो जर्नी है, ये गांव की जर्नी कैसी थी और कैसे आप बाहर निकले? ये गाँव की जर्नी मेरी ही नहीं, लगभग सभी लोगों की बड़ी संघर्ष पूर्वक रहती है, स्पेशली हमारे जो उत्तराखंड से हैं। और जो बच्चे मतलब 80 से पहले के हैं उनकी तो और ज़्यादा, तो बड़ी संघर्ष भरी रही है। हम लोग शुरू में एजुकेशन भी, आप जैसे जानते हैं मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, एंड हाई स्कूल तक की पढ़ाई करी, हालांकि पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन फिर वही फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब थी। तो मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो 7वीं तक पढ़ाई करी उन्होंने, और वो बम्बई चले गए थे जॉब करने। और उनकी एज मेरे ख्याल से टाइम 11 या 13 साल थी। 13 साल में चले 13 साल में बम्बई चले गए थे जॉब करने 7वीं तक, और उनकी पहली सैलरी 50 रुपये थी। तो उन्होंने फाइनेंस करा था, तब जाके मैंने 8वीं 9वीं 10वीं तक किस तरह से कर पाया। मैं 10वीं तक करने के बाद में फिर मैं भी जॉब करने चला गया दिल्ली। तो मैं लगभग मेरे ख्याल से उस टाइम 14-15 साल का रहा हूँगा दिल्ली में। तो एक दूध की डेयरी से शुरू हुआ सफ़र। तो साइकिल पे दूध बेचना, और साइकिल सीखी, फिर दूध बेचना, और उससे फिर धीरे धीरे करके दिल्ली में 10 साल 11 साल दिल्ली में काटे। एक कंस्ट्रक्शन एक ओनर था जिनके पास मैंने जॉब करा, यादव जी, अभी भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बिजनेस करते थे और मेरे को डांट मार के इस तरह से अपने बेटे की तरह रखते थे। तो फिर वो अपने अंदर थोड़ा सा, वो जो हरियाणा के लोगों के अंदर होता ना, वो भाव आ गया, वो बिजनेस वाला। तो वहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र। तो पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला से करी है, और वो 10वीं तक। तो वापस हुआ कभी चमियाला जाना? नहीं, मैं गया स्कूल में। हाँ। एक बार ऐसा हुआ कि उस स्कूल में मैं शुरू से ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरी तरह, मैं नंगे पाँव स्कूल जाता था। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 8वीं क्लास तक मैं उस स्कूल में अकेला बच्चा था जो नंगे पाँव स्कूल जाता था। कि जूते लेने के लिए पैसे नहीं थे और पैर फट जाते थे, जैसे पानी से निकलते हुए जाएँ तो पैर फट जाते थे। कपड़े होते नहीं थे, क्योंकि मेरे गाँव में एक दोस्त है मेरा, तो उसके बड़े भाई साहब वकील हैं, तो बहुत अच्छे मित्र है मेरा, प्रभुदयाल, आजकल तो स्पेन में। तो उसके जो पुराने कपड़े होते थे वो मेरे को देता था। किताब भी ऐसी होती थी, किसी ने 10वीं कर दी तो 9वीं की किताब हमको मिल गई। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही है।
तो इस स्कूल में मैंने देखा, जब मैं जॉब करने गया और बाहर निकल गया चाइना, तो स्कूल में अब भी थोड़ा बहुत ऐसी हालत थी। तो मैं वापस गया स्कूल में, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात करी। मैं कहा सर देखिए, अभी मैं इतना सक्षम हूँ थोड़ा सा कि मैं नहीं चाहता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ना चाहता था लेकिन फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उसकी वजह से मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इंटर भी नहीं कर पाया। तो मैं नहीं चाहता आज की डेट में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। आपके यहाँ क्या ज़रूरत है आप मुझे बताइए और मैं वो फिल करूँगा। तो गुरुजी ने फिर कुछ नाम दिए, फिर हमने उस बच्चों की 2013 से ही हेल्प करनी शुरू करी। स्कूल में पानी की टंकी लगाई, वो जो फर्नीचर वगैरह चेंज करवाए, तो बहुत सारे काम तब से चल रहे हैं उस स्कूल में। वो कितना संतोष होता है ना हाँ जी, हाँ कि जी, अपनी हाँ जी, हाँ जी। परिस्थितियां देख के फिर दूसरे के जीवन में ये ना आए करके। फिर 2015 में फिर एक बार मौका मिला, तो मैंने मना कर रखा था किसी को बताना मत हाँ। कि मैं यहाँ हेल्प करता हूँ। मैं कहा मेरा नाम कहीं नहीं लिखना है। वो करे नहीं टंकी पे नाम लिखिए, यहाँ नाम लिखिए, यहाँ मैं कहा बिल्कुल नहीं, नाम नहीं लिखना आपने। तो 2015 में एक बार दोबारा मौका मिला, तो एक चाइना में मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे थे, तो उन्होंने बोला यार कि हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी, आप अपने गाँव में, क्योंकि मैं मंगलवार को खाना नहीं खाता था 24 साल तक। हर मंगलवार को मैं कुछ नहीं खाता था। आप बजरंगबली के भक्त। हाँ, तो अभी तोड़ा मैंने यूएस में जाके, जो सबसे टॉलेस्ट हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पे मैं कहा हनुमान जी 24 साल हो गए, आप मैं शुरू करूँ, कोई बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। तो ये जो चाइनीज़ मीडिया, उन्होंने बोला यार आप एक छोटी क्लिप्स अपने स्कूल में जहाँ आप हेल्प करते हैं आप लाना। तो मैं गया स्कूल में, तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप आए गए हैं तो आप क्या इन बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। अच्छा। तो 2-3 साल बाद फिर बच्चों से बातचीत हुई। तो आज भी कई बच्चे मिलते हैं मेरे को देहरादून में, तो सर आपसे, आपने उस टाइम एक छोटी सी स्पीच दी थी, उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, इतने मोटिवेट हुए, और वो सारे सोशल वर्क में इतने इन्वॉल्व हैं अपने समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता था तब? सब्जेक्ट कुछ भी फेवरेट नहीं होता था, ट्रूली स्पीकिंग। आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। अच्छा। इंग्लिश और गणित से तो इतना डर लगता था, पूछो मत। हाँ जी। संस्कृत का था मेरा थोड़ा सा। अच्छा। संस्कृत, और मेरे को ना याद बहुत जल्दी हो जाता था। अच्छा। जैसे सामाजिक विज्ञान है, हाँ। उसमें मेरे 99 नंबर आते थे। अच्छा। क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर याद नहीं करता था, मैं पूरी किताब ही याद कर देता था। मेरे को याद बहुत जल्दी हो जाता था उस दौरान, बहुत जल्दी याद हो जाता। कोई भी टॉपिक, जैसे लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं ऐसा नहीं सीखता हूँ जैसे क्लास में आपने कुछ लिखा, मैंने लिख दिया, उसको रट्टा मारा, याद हो गया। इसी तरह से यही एक कारण है कि मैं जो फिल्म्स वगैरह करता हूँ वो चल जाती है। लेकिन सपना था कि मैं आगे पढूं। सपना था, हाँ, मैं पढ़ना चाहता था, मैं रियली में पढ़ना चाहता था, और मैं चाह रहा था कुछ देश सेवा में, जैसे आर्मी में हो, ऐसी जगह जाऊँ, लेकिन वही पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। तो जब 10th छोड़ा तो गुरुजी लोगों ने नहीं कहा कि देव ऐसा क्यों कर रहा है? वहाँ पर कहाँ लगभग ऐसी स्थिति होगी। हाँ, ऐसी स्थिति थी लगभग। और एक बच्चा नहीं ना, एक बच्चा हो तो गुरुजी बोले। वहाँ कई मेरी तरह ऐसे सैकड़ों देव थे जो कि मतलब इस स्थिति से गुजर रहे थे। पैसा नहीं था, मैं तो रोते हुए आता था, घर से आता था। मुझे आज भी याद है, कई बार रोते हुए था। एक हमारे नीचे, मैं उनको फूफू जी बोलता हूँ, और एक नीचे हमारे फौजी साहब थे, तो कभी 1 रुपये उन्होंने दे दिया, कभी 50 पैसे उन्होंने दे दिया, अरे रो मत, चल ले जाइए। तो आज मैं देखो अपने गाँव से लगभग हर एक बच्चे को वापस ले गया, जिन्होंने उस टाइम ऐसी हेल्प करी थी। तो लगता है यार देखो कितना बड़ा उस टाइम 1 रुपये मतलब समझ लो आज की डेट में तो हज़ारों रुपए के बराबर है। तो जब आप गांव से फिर आप दिल्ली गए? दिल्ली, हाँ जी, तो दिल्ली। दिल्ली में फिर क्या किया आपने? मतलब दिल्ली में, और एज क्या होगी जब आप दिल्ली निकले? मैं दिल्ली आया था, मेरी एज होगी मेरे ख्याल से 14-15 साल। 14-15 साल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये दिल्ली में किसी को जानते थे या ऐसे ही दिल्ली में चल दिए? मेरे चाचा जी रहते थे। हाँ। तो उन्होंने बोला यार एक दूध की डेयरी है, तू वहाँ पर काम कर ले। तो दूध की डेयरी में वही दूध के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो साफ कर रहा है। तो उसने बोला यार तू एक काम कर, साइकिल सीख ले। तो मैं साइकिल सीख ली। तो दूध ले जाना उधर कापासेड़ा, गुड़गांव, समालका वगैरह में मैं साइकिल पे दूध बेचता था। फिर स्कूटर पे बेचना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर क्या था कि मेरी ड्यूटी होती थी सुबह 3:30 बजे। पहली बार कितने पैसे आए? पहली बार मेरी तनख्वाह थी 350 रुपये। 1993 या 94 की बात है। अच्छा। 94 में 350 रुपये तनख्वाह थी। तो एक आदमी डेली 3:30 बजे उस दूध की डेयरी के आगे से गुजरता था। वो मेरे को देखता था और कह रहे यार तू हमेशा मेरे से पहले आ जाता है, तू इसका रिश्तेदार है के? हरियाणा का था। मैं कहा नहीं रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो उसको यकीन नहीं हुआ यार, कर फिर एक दिन वो रुक गया, बोले यार मैंने देखा तू इसका रिश्तेदार है, तू झूठ बोल रहा है। मैं कहा नहीं रिश्तेदार नहीं, जो कर तू मेरे यहाँ चलेगा। क्योंकि उसने रिश्तेदारों को तो फिर नहीं बोलता। कर मैं तेरे को तनख्वाह कितनी है? मैं कहा 350। कर 500 दूंगा। तो मैं कहा मैं चाचा जी को पूछना पड़ेगा, उन्होंने लगाया। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, अगर 500 मिल रहा है तो बातचीत हुई, तो फिर मेरा प्रमोशन हो गया। 350 से 500 रुपये मिलने 500। लगे। तो उन्होंने बोला करना क्या है? मेरे को स्कूटर आ जाता था, तो वो पीते थे शाम को। तो कह रहे यार मेरे को घर से खाना लाना मेरा और छोड़ना है, और मेरी गाड़ी साफ करनी है, और गाड़ी की सफाई करनी है, और यही काम था। तो उसमें लग गया। तो उसमें 1 साल 2 साल उनके साथ काम करा, तो उन्होंने फिर गाड़ी सिखा दी।
कह रहे गाड़ी सीख ले। गाड़ी सीख के फिर उनके साथ में बिजनेस करने लग गया। तो वो मेरे को भेजते थे, यार पैसा लेना है यहाँ से, उस ठेकेदार से बात करनी, उससे बात करनी। तो मेरा रवैया विश्वास ना, ईमानदारी की। ईमानदारी वो हमारे उत्तराखंडियों में है ही। उनके ऐसे पैसे पड़े रहते थे, जिस बेड में मैं सोता था ना उसके नीचे लाखों रुपए पड़े रहते थे। तो कोई मतलब ही नहीं होता था हमें, तो वो चेक भी करते। कई बार मेरे जेब में इतने पैसे, इतनी 54 58 सारा हिसाब रखते थे वो। कभी मिस नहीं होता, हमें कोई मतलब ही नहीं होता था इन सब चीज़ों से। तो वहाँ से फिर यही तो हमारी ताकत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उत्तराखंडी जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी और हार्ड वर्क के लिए तो मतलब उत्तराखंडी के साथ में तो फिर क्या हुआ वहां से? आपको बिजनेस आइडियाज व बिजनेस आइडिया, वो इकोसिस्टम आपका तैयार होने लग गया? नहीं, उनकी 2-4 बार मारा भी उन्होंने, हाँ। तो लड़ाई भी होगी। तो 1998 में ऐसा हुआ, तो उस टाइम में काफ़ी थोड़ा मेच्योर भी हो गया था। और बहुत सारे जैसे उनके जो काम होते थे मैं ही करता। वो मेरे को इस तरह से ट्रीट करते थे कि जैसे कि ये मेरा बेटा ही है। बल्कि उस गांव में काबासड़ा में बहुत सारे कहते हैं, तू इसका बेटा है क्या? क्योंकि गाड़ी में चलाता था, सामान मिल रहा था, पेमेंट में करता था, बैंक में, मतलब सारी काम लगभग मैं संभाल रहा था। पर उनका क्या था कि वो जो बात करने का जो तरीका है, वो गाली गलौज, वो मुझे बड़ा मतलब पसंद खराब नहीं लगता। तो वो हाँ। तू तड़ाक से बोलते हैं हाँ, हरियाणी में, हाँ। लेकिन उनकी ये आदत होती है। आदत, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो एक बार ऐसी 1990 में कहा मेरे को नहीं करना, मेरे को हीरो बनना है। आप। अच्छा। मैं एक टीवी ड्रामा चल रहा था हिंदुस्तानी, उसको डायरेक्ट कर रहे थे पुनीत सर जी। मैं उससे इतना जिन्होंने इंस्पायर हुआ। दुर्योधन का भूमिका निभाई महाभारत में। मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ क्योंकि उसमें ना सिर्फ वो देशभक्ति का था उसके अंदर, और मेरे अंदर वो देशभक्ति वाला जो है ना वो भाई को बड़ा था कि मैं आर्मी में जाऊं या पुलिस में कुछ ऐसा करूं। तो उसमें मैं भाग गया बम्बई हीरो अच्छा, बनने 1990 में। हाँ, हीरो बनने। मतलब सपना आपने अच्छा देखा। सपना शुरू से, हाँ। बेचते बेचते हीरो सीधा, बन गए। हाँ। नहीं, फिर वो कंस्ट्रक्शन में था, उनके साथ में अंकल जी के साथ था ना। हाँ। शुरू में गाड़ी वाड़ी साफ करता, फिर उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो पेमेंट लाना, ये करना, उससे बात करनी, तो इस तरह का काम हो गया। तो 1990 में भाग के बम्बई चला गया। बम्बई भाई साहब रहते थे जो 7वीं क्लास तक पढ़े। तो उन्होंने बोला यार मेरी ओनर जो है, इसके यहाँ प्रोड्यूसर आते हैं बहुत सारे, हाँ। तो उनसे मिल। तो मैं गया, उनसे मिला। एक प्रेम किशन जी, वो सिनेवेस्टा कम्युनिकेशन के ओनर। तो उन्होंने बोला यार एक्टिंग आती है? मैं कहा सर एक्टिंग नहीं आती, मैं कर लूंगा, करके दिखा। मैं कहा ऐसा थोड़ी होता, मैं घबरा गया। मैं कहा यार अभी कभी कैसे करे? कह रहा एक्ट्रेस होते अभी करना पड़ेगा, तो बता कुछ एक्ट करके। तो मैंने भी थोड़ा कर दिया। क्या किया आपने तब? पता नहीं कौन सा ऐसा था कि तू कुछ डायलॉग बोले। पता नहीं क्या बोला मैंने हिंदी में, मेरे को ध्यान नहीं है। तो बोला खरे यार अभी तेरे को टाइम लगे, पर एक काम करते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा पुनीत सर के लिए, करे ये लेटर ले जाना पुनीत को देना। तो पुनीत जी के पास गया। पुनीत तो बोला कभी एक्टिंग, मैं एक्टिंग तो कर ही नहीं सकती, तो एक काम कर कि जो ये भीड़ है इनमें डेली आया कर और गाड़ी पे बैठ के और उनके साथ जाया कर। तो देखता रहे, ऑब्जर्व कर कुछ टाइम के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5-6 महीने मेरी चप्पल घिस गई है। डेली आ रहा हूँ मैं वहाँ बांद्रा से और वहाँ जा रहा हूँ उनके वहाँ। तो बड़ा लंबा सफ़र था। तो मैं कहा एक दिन मैंने बोल ही दिया, मैं कहा सर ऐसा है पुनीत जी, मैं कहा अभी इतना 6 महीना हो गया मेरे को, मैं कहा मैं कर लूँगा। क्योंकि मैं जो उसमें जो रोल प्ले कर रहे थे ना उन्हीं एक्टरों के साथ था, मुझे लगता बड़ा आसान है, वो कर रहे तो मैं भी कर लूँगा। और 6 महीने भी हो गया था। कह रहे ठीक है एक काम कर, वो जो दारा सिंह जी हैं उनके लड़के का एक रोल था, वो क्या बने थे उसमें कुछ जो आर्मी टाइप का। कह रहे इन्होंने कर दिया, अब तू बोल इस डायलॉग को। मैं कहा ठीक है। तो मैंने याद कर लिया डायलॉग सारे, ऐसे ही बस बैठे, कैमरा उन्होंने बोला चलो इसने कर दिया कि चेक करते हैं, लाइट एक्शन। और जैसे एक्शन हुआ मेरे पैर कांपने लगे। कैमरा फियर। एक शब्द नहीं निकला। मैं कहा वो मम्मा हो गया। नहीं हुआ तो फिर करा आज के बाद से याद दिखना बस। तो मैं फिर 2-3 महीना और 5-6 महीना और कटा वहाँ पर। लेकिन इस दौरान एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जब मैं बम्बई गया तो मैंने वहाँ पर, मैं खाली नहीं बैठता था, मैं वहाँ पर मार्शल आर्ट सीखा। अच्छा। हाँ, मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। हाँ, ब्राउन बेल्ट। और मैंने उसके बाद वहाँ से फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने एक स्कूल खोला मार्शल आर्ट का। मैंने मार्शल आर्ट भी चलाया 1.5 साल तक कापासड़ा में। और चलता रहा, मतलब इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, कभी ये काम कभी वो काम कुछ। लेकिन दिमाग में था कि ब्रूस ली का जो है ना फिल्म, ब्रूस ली से बड़ी दीवानगी थी, मैंने सुना। बड़ा था। हाँ, ब्रूस ली की मैंने सारी फिल्म देख डाली, कोई ऐसी फिल्म नहीं, और कई बार देखी। उससे क्या, एक तो इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट हुई और मैं मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था यार, कभी चाइना जाने का मौका मिल जाए। अच्छा, ऐसा था तो दिमाग में, धुन आ गई चाइना की। चाइना की धुन आ गई। 2000 से 2005 के बीच में बड़ा था कि चाइना का कुछ कनेक्शन मिल जाए। और फिर एक था हमारे यहाँ पर एक बंदा समाल का गांव में, कापासड़ के बगल में दिल्ली में। तो उसने बोला यार मैं जानता हूँ एक ओनर को, वो चाइना में उनके रेस्टोरेंट है। तो मैं कहा यार मिला यार कुछ कर। कह रहा वो रहते हैं वहाँ पर कोई दिल्ली में पंडारा रोड पे, वहाँ पर मैं तेरे को मिलाता हूँ। तो उसने वो इंट्रोड्यूस कराया ओनर को। तो उसने बोला यार काम आता है रेस्टोरेंट का? मैं सर काम तो नहीं आता है, पर मैं सीख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, तो काम सीख ले। तो उसने मेरे को किसी रेस्टोरेंट में भेजा 2-3 महीने के लिए, और जो वहाँ का रेस्टोरेंट का मैनेजर था उसने मेरे को बर्तन धोने में लगा दिया। अच्छा। कह रहे यार ऐसा थोड़ी होता, तू आ गया अब सीधा तू यहाँ पर काम सीखेगा, काम यहाँ से सीखते हैं। पहले इस गिलास को क्या बोलते हैं, पहले साफ करना पड़ेगा, ये प्लेट को क्या बोलते हैं, प्लेट, इनका सबका अलग अलग नाम होता है। और साफ नहीं कर रखे तो गिलास ऐसा उठाता था, अच्छा इसमें धूल मिट्टी, दोबारा पूरा पानी डाल देता सब में, दोबारा साफ कर। मैं कह रहा ऐसा तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो अभी बर्तन धोने में लग जाएंगे 5-6 महीने सीखने में। पर 2-3 महीने बाद उस ओनर का फ़ोन आ गया, कह रहा अभी हमारा नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, वहाँ जाना है, अपना पासपोर्ट भेज। और पासपोर्ट 3 महीने बाद मौका मिल गया। कह रहा लेकिन तनख्वाह उस टाइम मेरे को दिल्ली में मेरे ख्याल से 6,000 रुपये मिल रही थी 2005 में। अच्छा। उसने बोला 6 या 7,000 है, तो उसने 2005 में 2004 में 4 में हाँ, तो 2005 में चाइना में जब मैं गया तो उस टाइम उसने बोला मेरी ख्याल तनख्वाह 12,000 के करीब करीब इंडियन रुपीज़। बट मैंने सुना चाइना जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि टिकट के जो है एक तरफ के पैसे 16,000 आपको खुद देने। अब वहाँ अटक गई बात। मैं कह रही ये रास्ता तो खुल रहा है लेकिन अभी अटक गया। तो एक रिश्तेदार रहे थे न्यूजीलैंड में, तो उनको फ़ोन करा, तो मैं कहा ऐसे ऐसे मेरा चाइना का काम हो रहा है और आपने थोड़ा मदद करनी है। कह रहे ठीक है, उन्होंने बेचारा ने सज्जन आदमी है, हेल्प कर दी 16,000 रुपये की। तो इस तरह से चाइना का जाने का सफ़र तो चाइना उतर गए finally। गया। और लगा हांगकांग में उतरे हम, हांगकांग, और हांगकांग से वो 300 स्पीड की किलोमीटर पर हावर की ट्रेन शंजन, वो जो सफ़र था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं चाइना में नहीं, मैं कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ। जबरदस्त डेवलपमेंट, फ्लाइट और एयरपोर्ट एंड ट्रेन एंड बिल्डिंग्स एंड सारा इंटीग्रेटेड है पूरा सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग 2005 में चाइना तो में चाइना जो उतरे तो फिर रेस्टोरेंट में काम किया। रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट में गया तो एक नेपाली मैनेजर था, कह रहे यार पढ़ाई कितनी तक करिए। मैं कहा सर 10वीं तक करिए। इंग्लिश आ जाती? मैं कहा सर थोड़ी बहुत आ जाती। होटल में काम करा कभी? मैं कहा नहीं करा। कह रहे बॉस भी कैसे कैसे लोगों को भेज देता है। अच्छा। तो कह रहा यार ढंग से काम करना गेट पे और ये सब है। तो अब ये था कि यार कहीं यहाँ से वापस न भेज दे, डर रहता है। हाँ, तो मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता। अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हैं तो मैं आई विल मेक श्योर दैट मैं 12-14 घंटा काम करूँगा, सफाई में, बर्तन धोने में, पोछा लगाने। और बहुत सारे लोग शर्म भी करते थे वहाँ, जैसे गेट पे ना, कि यार चाइनीज़ देख रहे थे। मैं फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं काम में ऐसा लग जाता था कि अगर मेरे को ड्यूटी मिल रही है किसी काम की, तो मैं ये मेक श्योर करता था कि कोई मेरे से बेहतर ये काम ना करे, कर नहीं सकता। चाहे वो किचन की सफाई, जैसे एक दिन में वहाँ पर बर्तन धोने वाले चाइनीज़ होते थे, वो छुट्टी कर दी उन्होंने, अब से आप लोग छोड़े हो गए। नहीं भाई हम थोड़ी दूंगी, हमारा काम थोड़ी है, मैनेजर तू अरेंज कर। तो मैंने देखा यार, मैं यार इतना डंप हो गया, क्या कर रहे हैं तुम लोग। मैंने कहा यार उसकी छुट्टी हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा मैं कर देता हूँ। मैंने रोल ऑफ करा स्लीप, एंड मैंने ऐसा चमकाया उनका किचन। मैं कह रहा ऐसा होना चाहिए पूरा किचन, से बता रहा हूँ आपको, जो क्लीनिंग एरिया होता है ना, साफ एकदम नीट एंड क्लीन। तो काम में कभी पीछे नहीं रहा। तो इस तरह से वो वेटर की नौकरी चली 1.5-2 साल। और बढ़िया रहा है कि मेरे को याद हो जाता था। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 6 महीने के अंदर चाइनीज़ पूरा रट्टा मार लिया। अच्छा। हाँ, भाषा आ गई। तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, तो फिर जब वो रेस्टोरेंट पे आप काम कर रहे थे, हाँ जी, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग में कमाया। ब्रूसली से क्या, मतलब ब्रूसली वाला कुछ हुई मुलाकात कभी? ब्रूस ली से वाली मुलाकात नहीं हुई। फिर चाइनीज़ों को पूछा यार मार्शल आर्ट आता है, इसको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। तो उसने मेरे को फ़ोटो दिखा दी, ऐसे बाबा रामदेव वाली पेट। करे यार तुमको भी तो सबको योगा आता है, करके दिखा। तो मैं कह रहा मेरे को नहीं आता है। कह रहा हम लोग को लगता है कि सारे इंडियन जो है बॉलीवुड डांस कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं आता है। तो कह रहे ये यही है। फिर समझ में आ गया कि हाँ सबको नहीं आता वहाँ मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट नहीं, पर वो डेवलपमेंट मैंने देखा कि क्योंकि वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में मैं एज ए वेटर काम करता था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, ऐसा लैपटॉप लेके बैठे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ये। तो 2-3 गेस्टों से ऐसी दोस्ती होगी। तो उनको पूछा तो मैं उनकी सैलरी बड़ी हाई होती थी। अच्छा। 10 उस टाइम लगभग 1 लाख रुपए या 40-50-60-70 हज़ार। तो उस टाइम हमको बड़ा लगता था यार 1 लाख रुपए तनख्वाह। तो तब दिमाग में आया कि लेट्स डू समथिंग। अच्छा, तो फिर अपना शुरुआत कैसे हुई? अपना मतलब तो 5-6 लगभग 7 साल लगा मेरे को। मैं दूसरा जो जॉब था मेरा, वहाँ से भाषा आ गई थी, तो मैं वहाँ से स्विच हो गया। अच्छा। शंजन से बीजिंग। तो 1-2 इंटरव्यू हुए मेरे, एक जर्मन रेस्टोरेंट में जॉब लगी, तो वहाँ पर तनख्वाह 80,000 रुपये थी। 1 साल काम करा, तो उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में जॉब लगी, तो वहाँ पर मेरी 1,60,000 रुपये थी। उसके बाद मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जीएम बन गया, क्योंकि मैं सीखना, मैं स्टूडेंट, मैंने बोला कि इसको पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं करी वहाँ जाके। और मेरे को बड़ा था एक्सप्लोरिंग का। अच्छा। तो मैं इंटरनेट पे लगा रहता था, लाइक लर्निंग अबाउट द वाइन, एंड वेस्टर्न फूड, एंड सारी रट्टा मारा पूरा, भाषा का भी।
थोड़ा बहुत जर्मन सीखी, थोड़ा बहुत स्पेनिश सीखी, थोड़ा बहुत फ्रेंच सीखी, मतलब गेस्टों के साथ थोड़ा बेसिक इंटरेक्ट करने के लिए। तो अपने आप को जो है अपग्रेड करता रहा। तो 2012 में मेरा लास्ट जॉब था एक कंपनी में, मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर था, तो जहाँ पर मेरे को लगभग 4 लाख रुपए मेरी तनख्वाह थी। तो मुझे लगा उस दौरान, लगा यार कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है, हम लोग पड़ोसी तो हैं, लेकिन अब इंडिया में हमारी जो मेंटलिटी और जो हम लोग को नॉलेज है चाइना के बारे में वो बिल्कुल कम है। और वही हाल चाइनीज़ों का है, उनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो कल्चर के बारे में उनको पता है इंडियन करी और मतलब बिल्कुल गरीबी और ये सब चीज़ें। तो मैं कह रही ये जो मिथ है, ये माइंड सेट है, इसको तोड़ना है। तो तब दिमाग में आइडिया आया कि वाई नॉट लेट्स, क्योंकि अब एक्सपीरियंस भी हो गया था कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसमें भारतीयता झलके, हमारी संस्कृति दिखे लोगों को। तो 2013 में, फिर ये 2012 में ये दिमाग में आइडिया आया और फिर 13 में कुछ लोगों ने मिल के, 13 में ही आपकी शादी भी हुई? मेरी शादी 11 में लास्ट में दिसंबर में हुई, तब मैं जॉब भी कर रहा था। हाँ जी। और 12 में हमने ये प्लान करा रेस्टोरेंट का, और 13 में हमारा पहला रेस्टोरेंट खुला। अच्छा, बीजिंग में खोला आपने? नहीं, हमारा सियान शहर में। सियान सेंटर है चाइना का, ऐसा ब्यूटीफुल सिटी, कल्चरल हब है वो सेंटर ऑफ चाइना है। तो वहाँ रिस्पॉन्स कैसा रहा फिर? रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त, मतलब कि इतना हमने तो सोचा भी नहीं था। हमारा जो रेस्टोरेंट था पहले, क्योंकि मेरे अंदर डर बड़ा था उस टाइम शुरू में, क्योंकि उस टाइम क्या था कि एक जो मेरे जिनके पास मैं जॉब करता था कापासड़ा में, अंकल जी ने 10 साल तक, जहाँ से जिनके यहाँ से मैं भाग के बम्बई चला गया था, 73 लाख उन्होंने दिया मेरे को। उस प्रोजेक्ट में टोटल 1.5 करोड़ रुपए लगा था। अच्छा, उन्होंने 73 लाख रुपए दे। देखो ये होता है ट्रस्ट। 11 साल मैंने जो काम करा उनके साथ में, इतनी बॉन्डिंग थी कि कई चेक उनके मैं साइन करके, अरे तू साइन करके भेज दे, क्योंकि मैं उनके साइन कर लेता था। तो उनको पता था कि यार इतना, मतलब कि उनके जो हरियाणवी थे हाँ, तो अपने बेटे की तरह मानते थे। अभी हैं वो? अभी हैं। मैं जब भी आता हूँ तो पहले उनके घर पे जाता हूँ, तो बहुत मानते। दिल वहाँ गए, उन्होंने देखा यार कि तेरा इतना सारे लोगों के साथ में जान पहचान, ये मिलने आ रहा, वो मिलने आ रहा, होटल में तूने इतना बढ़िया बढ़िया कर दिया यहाँ पर। तो जो ओनर थे उस स्ट्रीट के, तो उनसे बातचीत हुई उनकी, तो कह रहे ठीक है तू इंडिया चल, मैं तेरे को 2 करोड़ देता हूँ, तू बिजनेस कर इंडिया में, पार्टनरशिप में करते हैं। मैं कहा मेरे को चाइना में करना है कुछ। तो उन्होंने दे दिया लगभग 73 लाख टोटल। टोटल प्रोजेक्ट कितना लगा आपका? उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगा था। और फिर हम 2 लोग थे। अच्छा। एक दोस्त और था मेरा और एक मैं था, 3 लोगों ने। फिर उनके पैसे हमने 1.5 साल, लगभग 1.5 साल लगा हमको, 1.5 साल 2 साल में हमने उनके पैसे वापस कर दिए थे, पहला रेस्टोरेंट। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। फिर अभी कितनी चेन ऑफ रेस्टोरेंट? अभी ये लार्जेस्ट हो गया, अभी 15 रेस्टोरेंट हमारे 9 शहरों में, और सबसे ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉय अभी अंबर पैलेस में, पूरे चाइना में इंडियन कंपनी के। तो मैं ये कह सकता हूँ कोई भी उत्तराखंडी भारतीय अगर चाइना में जाए, हाँ, तो वो अंबर पैलेस में जरूर जाए। है, उसे भारतीयता का स्वाद वहाँ पर जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत शानदार जर्नी है। इन सब के बीच में जो कीड़ा होता है ना, जैसे एक्टिंग तो कीड़ा है, वो कीड़ा, उस कीड़े का क्या हुआ? वो मरा नहीं था। वो क्या हुआ, मरा नहीं था, वो कीड़ा है, वो तो दिमाग में था। तो वहाँ फिर क्या हुआ कि 2013 में जब वो रेस्टोरेंट चला, वो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स रहा रेस्टोरेंट का कि बहुत सारा मीडिया का, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं मंगलवार को खाना नहीं खाता था। तो क्या हुआ कि एक मीडिया के एक पत्रकार मित्र थे, वो आए और उन्होंने एक कवर स्टोरी करी मेरी लाइफ पे। तो बोले यार लंच इकट्ठे कर लेते। तो मैं मंगलवार को खाता नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि कारण क्या है इसके पीछे। मैं कहा मैं ये पैसा बचाता हूँ और अपने स्कूल में जहाँ मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी और मैं कर रहा था, वहाँ हेल्प करता था। मैं राजकीय एक दिन खाना छोड़ के वो पैसा मैं वहाँ सेव करके मैं वहाँ हेल्प करता था। अब भी वही चल रहा है ना। तो ये पिछले साल ही कम बंद करा मैंने मंगलवार। तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कह रहा यार तू इंडिया में करता है, यहाँ क्यों नहीं करता है। मैं कहा बिल्कुल करेंगे। तो मैंने क्या करा कि वहाँ पर भी कुछ जैसे ऑर्फनेज स्कूल हैं और इस तरह के बहुत सारे जैसे होमलेस थे उस टाइम, तो उनकी हम लोग हेल्प करनी शुरू कर दी। तो उस स्टोरी छपी, तो उसके पीछे फिर दुनिया भर का मीडिया का इस तरह से इंट्रैक्शन हुआ। तो एक CCTV4 है उनका, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम बनाते हैं, फॉरेनर इन चाइना, हाउ टू रन सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरी लाइफ पे, एक 35 मिनट की। तो वो बड़ी वायरल हुई वो पूरी चाइना में। तो उससे क्या हुआ कि हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ लगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। लेकिन मैं उस दौरान US चला गया। मैं 2014 में US था, वो रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से मई जून 2014 में। तो मैं उस दौरान US में था। तो अब मैनेजर बता रहे थे कि सर डेली कम से कम 30-40 लोग आपको मिलने आ रहे हैं, और जो खाना आपने रिकमेंड करा था वो खाना तो डेली खत्म हो रहा है। तो वो हमारा रेस्टोरेंट बड़ा पॉपुलर हुआ। तो उससे क्या हो कि जगह जगह से कॉल आने शुरू होगी कि यहाँ पे खोलिए, हाँ। तो इस तरह से बहुत सारे और लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते थे उस दौरान। फिर हमने दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, बढ़िया चला। लेकिन 2017 में फिर एक गलती होगी।
यानी ये सीखने वाली बात है, जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर है दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैशन के साथ में पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो 2017 में क्या हुआ कि हमें लगा यार कि हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्राउड आ ही जाता आदमी के अंदर, मेरे अंदर भी आ गया था। तो एक दोस्त है मेरा, उसने बोला यार कि देव एक काम करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। चंगदू में हमने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, एशिया का सबसे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट, 700 स्क्वायर मीटर में। तो मुझे लग भी रहा था, मैं कह रही बहुत बड़ा है और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा चला जाएगा इन्वेस्टमेंट। करा नहीं, तुझे पता नहीं, मैं लोकल हूँ, मुझे पता यहाँ चलेगा। और फिर वहाँ पर इतनी गलतियाँ हुई, जैसे रेस्टोरेंट बड़ा खोल दिया, बजट ज़्यादा बड़ा हो गया, और वो रेस्टोरेंट हमारा, उससे मुझे लग रहा था कि लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे उस दौरान लग रहा था कि इस रेस्टोरेंट से मैं हर महीने कम से कम महीने का 20 लाख रुपए कमा सकता हूँ, इस लेवल का रेस्टोरेंट था। अब सोचो वो रेस्टोरेंट जो है 6 महीने के अंदर बंद हो गया, और उसमें लगे थे 4.5 करोड़ रुपए। उसमें मैं पूरा बैंकक्रफ्ट 2017 में, 16 में लास्ट में। कि अब लगाओ वो 2017 में मेरे ऊपर लगभग 1.6 करोड़ का कर्जा, और जो बाकी रेस्टोरेंट थे उनको तो मैं भाव ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं कहा ये चलेगा, सारा फोकस ये लाइफ चेंज कर दे। और उसने बोला लाइफ चेंज कर दी, पर दूसरी तरह से। हाँ, ठीक बात है। मैंने सोचा ऐसा होगा, लेकिन कई बार पर यहाँ से चीज़ें भी ऐसी आप होती- सीखते हैं। हाँ, सीखा मैंने वहाँ पर। मुझे लगा कि किस तरह के आपको पार्टनर ढूंढने, किस तरह से, अगर आप किसी ने देखो, सीखता वही है जो मनन करता है, आपको देखना है कि आपने गलतियां कहाँ करी है। सपने दिखाने वाले रोज आ जाएंगे हाँ आपके हाँ, पास। बिल्कुल बिल्कुल। मनन करा तो लगा यार इतना बड़ा लोकेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की टीम नहीं होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक साल मैंने गैप रखा। तो 2018 में मैंने फिर दोबारा से शुरुआत करी, एक रेस्टोरेंट खोला, वो फिर चल पड़ा। 18 19 में 2 3 खोल देते हमने, 4 हो गए थे हमारे। फिर कोविड आ गया, तो बेटा तेरे को नहीं बढ़ने दूंगा। कोविड में फिर एक बार दोबारा से बिल्कुल साफ। पर सियान के रेस्टोरेंट हमारे बच गए थे। बाकी सिटी में क्या कि हमने सब स्टाफ को इंडिया भेज दिया, और वहाँ क्या है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका बंद है, आपको किराए तो देने ही देने हैं। कितना किराया दोगे आप? किराए तो कम से कम एक रेस्टोरेंट का हमारा लगभग 10 लाख रुपए होता है हर महीने का। काम चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो देने ही देने, दुनिया भर की लाइबिलिटीज़। तो धीरे धीरे काफ़ी रेस्टोरेंट बंद हो गए। तो 2020 में जो सियान में हम लोग खुद रह रहे थे, तो हमारा स्टाफ भी वहाँ रुक गया था, तो बच गया था। 21 में ब्रेक, 22 से फिर हमने पिकअप शुरू करा। तो 22-23 पिछले साल मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल मैंने लगभग 8 रेस्टोरेंट खोले, एक साल में 8 रेस्टोरेंट। अभी टोटल कितने हैं? अभी 15 रेस्टोरेंट है हमारे। 15 15 इंडियन है, हाँ। 2 थाई रेस्टोरेंट, सॉरी 1 थाई रेस्टोरेंट है, और 1 चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो टोटल 17 हैं। 17। हाँ जी, और आप ही उसको देखते हैं हाँ पूरा? जी, मैं ही देखता हूँ। कितने अपने उत्तराखंडी के लोग हैं वहाँ पे? अभी हमारे सर लगभग 100 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। उत्तराखंड टोटल से? 100 हैं इंडियन। वैसे तो 150 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे अभी। 100 इंडियन है, उसमें से लगभग 80-90 के करीब करीब हमारे उत्तराखंड से। अच्छा, कैसे लेके जाते हैं आप यहाँ से? यहाँ से वो रेफरेंस से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे जो सेफ हैं तो उनके साथ के लोग हैं, और बहुत सारे हमारा जो अंबर पैलेस की जो वेबसाइट है और सब, उसमें लोग सीवी वगैरह भेजते हैं। जो नई, जैसे हमारा नया प्रोजेक्ट खुलता है तो हम 2 महीने पहले हायर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें पूरे प्रोसेस में कम से कम 45-50 डेज लग जाता है। हाँ। उनको यहाँ पर नोटरी करानी पड़ती, डॉक्यूमेंट सारा चाइनीज एम्बेसी से, एंड उसके बाद प्रोसेस में लगभग लंबा खींचता है। तो हम कोशिश करते हैं सारे जो टैलेंटेड लड़के हैं, क्योंकि अभी वहाँ भी रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका नॉन क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से लड़कों को हम लोग हायर करते हैं। एक जो आपको लगता है जब आप वापस देखते हैं उत्तराखंड की तरफ, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप सोचते हैं कि किस तरह से आप सोचते हैं कि मैं इस राज्य को कंट्रीब्यूट करूं? क्योंकि आपने गांव भी गोद लिया, मुझे बात है, लेकिन आपके मन में क्या चलता है? देखिए, जब हम लोग जब चाइना में, स्पेशली जब मैं चाइना में किसी गांव में जाता हूँ, जैसे अभी चाइना में क्या था कि शुरू में हम लोग जैसे रेस्टोरेंट खोला हमने, हमें एक 2 या 4-5 वेटर चाहिए इंडियन, और 4-5 चाहिए चाइनीज़। तो हम लोग चाइना में जब अप्लाई करते थे तो चाइनीज़ फटाफट आ जाते थे। इंडिया से भी क्या होता था, हमने 5 हमको चाहिए तो हमारे पास 50 सीवी आ जाते थे, ठीक, और वहाँ 5 आएंगे। अभी देखो उन्होंने क्या करा कि चाइना में इतना डेवलप कर दिया उन्होंने अपना जो रूरल एरिया है, हमको वेटर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अभी आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पर एक बर्तन धोने वाला हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं, नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ इंडिया से ले जाएं, लेकिन वहाँ वीज़ा नहीं लगता है, लोकल हायर करना मिलता नहीं है। सोचो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह। तो मैंने देखा यार इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने अपना जो गांव एरिया है, जो मूल निवासी, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना मूल निवास की, तो जो गांव है उन्हीं गांव को इतना डेवलप कर दिया, उसमें कृषि से लेके पशुपालन से लेके खेती से ले डिजिटल मार्केट, उसको टूरिस्ट विलेज बना दिया हर गांव को। तो अब उनको वहीं 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, वो हमारे रेस्टोरेंट में आके क्या काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कल भी मैं वही बात कर रहा था जब सम्मेलन की बात आ रही थी यहाँ पे, कि भाई उत्तराखंड में आप जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या
कमियां हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है जो इंफ्रा है अभी, कहीं पर भी आप जाएंगे बहुत सारी लोकेशंस है, बड़ी प्यारी लोकेशन है, जैसे हमारा खाइट पर्वत है, मैं बताता हूँ, है ना, हमारे वहाँ उत्तराखंड में उसकी बड़ी महत्व है, किसी को पता नहीं, लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं। वहाँ अगर हम कल के दिन एक वेलनेस सेंटर और इस तरह का एक होटल, एक आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं बाकी लोगों को वहाँ ड्राइव करें, सुविधाएं क्या है। तो ये जो एक चीज़ है जो जिस पे हमने सरकार को काम करना है। और आपको ये लगता है कि ये जो दशक है, हाँ जी। इसको हमें उत्तराखंड के यंग मासेस के लिए हाँ जी। एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस तरफ उनको ड्राइव करना चाहिए, वो हाँ जी। जॉब सीकर ना हो, जॉब गिवर की तर्ज पे सामने आए। आने में कल कुछ जैसे बहुत सारे यंग बच्चे, उनसे बात कर रहा था, तो मैं वही कह रहा था कि यार अपना सिर्फ से जॉब पे फोकस मत करो। जैसे आपका, मैंने काफ़ी वीडियो देखी है आपकी, जिस तरह से आप ऐसे हिडन जो हीरो हैं उनको आगे लेके आ रहे हैं, जो पूरे समाज में एक बदलाव ला रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे वो, जैसे आपने टीचर की बात करी है ना, कितने लोगों का उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया उन बच्चों को। कई ऐसे जो किसान हैं जिन्होंने पूरी खेती को, पूरा जो है अपने गांव को, एक आदमी ने पूरे गांव को बदल दिया है। तो ऐसे जो अनसंग जो ये हीरो हैं, इनको बाहर लाने की ज़रूरत है। और जो यंग बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि उनको चाहे वो छोटा करें, कैलकुलेटिव रिस्क लेके छोटा बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप देखो, आप 4 लोगों को और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे मैं जब तक जॉब करता था तो मेरे अंदर एक फेयर हमेशा रहता था, भाई बाकी की हेल्प तो बात करूंगा, पहले अपनी जॉब बचा लूँ, है ना। तो अपनी जॉब में आदमी उसी उलझन में रहता है, और जॉब कर भी ले उसने बहुत बढ़िया चल रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा अपने परिवार के बारे में सोचेगा। लेकिन जहाँ आप उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, सो योर थॉट विल चेंज कम्प्लीटली, एंड यू विल थिंक अबाउट बियॉन्ड योर फैमिली। तो आपके पास जो थॉट है वो आपके समाज के लिए आएगा, है ना, अपने आसपास के लोगों के लिए आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ जो यंग बच्चे हैं, कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करें। और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अगर आप करना चाहेंगे तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। तो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट से आप कैसे कनेक्ट हुए? हाँ, ये एक बहुत अच्छी पहल करी है उत्तराखंड सरकार ने। इसमें मैं दिल से मैं चाहूँगा कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं चाइना में था तो मेरे पास कॉल आया, यहाँ पर सुधीर नोटियाल जी हैं, उन्होंने कहा कि सर ऐसा-ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंडी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम जोड़ना चाहते हैं एक मंच पे, उनको सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि वो मिलके और सीएम साहब बात करना चाहते हैं। तो धीरे-धीरे इकट्ठे हुए हम लोग, काफ़ी 27 से ज़्यादा देशों से, लगभग उस ग्रुप में 80, 90, 100 लोग से ज़्यादा ही होंगे। और तो एक दिन सीएम साहब ने फिर मीटिंग करी, सारे जो उत्तराखंडी हैं, ऑनलाइन मीटिंग हुई। तो बातचीत में जो निचोड़ निकला, तो उन्होंने कहा यार कि आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, जैसे सबकी स्टोरी उन्होंने सुनी एक एक करके, और उन्हें लगा कि भाई आप जो है क्यों ना एक, जितनी सक्षम हैं, तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप कुछ गांव गोद लेने का कुछ सोचिए। तो मैंने शुरुआत करी इसकी। फिर मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो मैं कहा हम लोग तो हेल्प कर ही रहे हैं, क्योंकि उस जब हमने गांव गोद लेने की बात आई तो मैंने उनको एक ईमेल करा कि भाई हम लोगों ने अभी, जैसे राजकंटर कॉलेज चमियाला में, उसमें पानी की टंकी, पानी का ये सब चीज़ें, जो लाटा स्कूल है उसमें सारी कुर्सियाँ मेज़ वगैरह हो गया, बच्चों का टी शर्ट हो गया, किताब वगैरह, वो हमने करा। एक और स्कूल है वहाँ पर, देव सुमन स्कूल है, वहाँ पर बच्चे आए मेरे पास में, कह रहे सर हम लोग पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं सरकार से भी, लेकिन हो नहीं पा रहा, यहाँ पर ना वाईफाई नहीं है और बच्चों का बड़ा दिक्कत होता है। तो उसमें लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए लगा। तो और 4-5-6 साल हो गया था, तो वो मैंने उनका सॉल्व करा। अभी हमने बहुत सारे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं होता है, उनका मैंने हेल्प करा। जैसे वृंदावन में हम लोग 100 से ज़्यादा संतों को हर दिन जो परिक्रमा मार्ग पे वहाँ पर खाना खिलाते हैं। अभी हमने यमुना की सफाई के लिए जो है वहाँ पर अभी चला, मैं खुद भी करके आया। एक सोल ऑफ ब्रिज फेडरेशन है वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया तरुण जी हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मिल के हमारा जो रतुड़ी फाउंडेशन है, तो हमने अभी कुछ बच्चे हैं वहाँ पर, केवट के बच्चे हैं, जो उनको लगा रखा है, उनको पढ़ाई का कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और साथ साथ जो है वो यमुना की सफाई, जितने लोग आते हैं वो फेंक के चले जाते हैं, तो उसकी सफाई में तो कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, जितना हो सकता है अपनी तरफ से इस तरह का योगदान दे रहे हैं। तो ये जो सम्मेलन का जो ये निकला है, ये जो मुख्यमंत्री जी ने ये जो पहल करी है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में, अभी तो नहीं दिख रहा है इसका जो निचोड़ है, धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं कि मैंने शुरुआत करी, मैंने 2 गांव गोद लिए, और उसके बाद बहुत सारे, अभी 17 से ज़्यादा प्रवासी हैं जिन्होंने अपने गांव गोद लिए हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसे गांव गोद लिए हैं कि जो कि बहुत ही दुर्गम इलाके में, और ये बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है। और धीरे धीरे मैं देख रहा था कि कल तक मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा लोगों ने इसमें नाम पंजीकरण कराया है कि हम भी अपना गांव गोद लेने चाहते हैं।
और सिर्फ गांव गोद लेने से नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना, है ना, करेंगे हाँ, क्या? करेंगे क्या, हाँ, जो मेन असली जो मुद्दा है ये है कि भाई गांव गोद लेने से, अखबार में आने से नहीं होगा। मैं भी वही कर रहा था कि मैं देखो, मैं एक्शन ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं अगर किसी काम में लगता हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई मेक इट लाइक बिल्कुल लाइक 100%, जो हम रेस्टोरेंट बिजनेस में कर रहे हैं। तो गांव गोद लेने के लिए मेरी जब भी मीटिंग होती है, मैं यही कहता कि मैं देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि अखबार में आ जाए, उसके बाद में लोग मेरे को पूछें भैया ये क्या है, तुमने गांव गोद लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, और काम हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे कि मेरी कई बार डीएम साहब से, मयूर दीक्षित जी से बात हुई है, और जैसे हमारी मुख्य सचिव जी है, उनसे बात हुई है, तो दे आर सपोर्टिंग। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, आपको कृषि में, पशुपालन में, शिक्षा में क्या मदद चाहिए आपको। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि गांव से मेरे पास फ़ोन आया कि सर यहाँ पर स्कूल तो है, लेकिन अब एक टीचर से काम नहीं चलेगा, इतने सारे बच्चे हैं। तो मैंने ये बताया यहाँ पर डीएम साहब को, मैं कहा भाई ऐसी समस्या है। उन्होंने तुरंत वहाँ पर इंतजाम कर दिया टीचर का, स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हो कर दी। मैंने भी फंड करा, मैंने बोला कि भाई मैं 5 साल में हर साल अपने गांव के लिए 10 लाख रुपए दूंगा, हर साल 51 लाख मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मेरे को अपने गांव में इसको आदर्श गांव ने एक टूरिस्ट विलेज बनाना है, पहला बात। दूसरी बात है कोई उनकी भी लाइवलीहुड अच्छी हो। हाँ, दूसरा कोई भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए। इवन 60 साल की कोई भी हमारी दादी चाची जो भी हैं वो शिक्षित होनी चाहिए, कोई भी अशिक्षित नहीं हो। तीसरा, कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए हमारे गांव में। अगर वहाँ पर नहीं हो सकता है, स्वरोजगार कराओ। मैं अपनी तरफ से हेल्प तो कर ही रहा हूँ, कुछ सरकार हेल्प करे, कुछ मैं हेल्प कर रहा हूँ। और जिनको मैं ले जा सकता हूँ, जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बाहर कुछ करना चाहते हैं, मैं ले जा दूंगा। जो बच्चे उन्होंने इंटर कर दिया, कॉलेज कर दिया, वो फर्दर स्टडी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, मैं उनको चैनल जाऊँ। लेकिन मेरे को कोई बेरोजगार भी नहीं चाहिए, अशिक्षित नहीं चाहिए। और उसको पूरा विलेज साफ सुथरा ट्रांसफॉर्म करके उसमें जो है कल्चरल प्रोग्राम हो हर महीने। तो उसको हम एक, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो एक टूरिस्ट विलेज बनने वाला है, जहाँ पर कि आपको जैसे हेल्थ का, जैसे अभी कितना प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, जो वो सारा उस लाइन में पूरा प्रॉब्लम है। Because क्या है ना, मेडिकल का, अल्मोड़ा, हाँ जी, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल हाँ सबसे जी, ज्यादा हाँ जी, पलायन इन हाँ तीनों जी, डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ जी। और ये इसके पीछे जो कारण है सर, इसके पीछे क्या है कि देखो, अगर ढंग के हॉस्पिटल वहाँ हो जाएं ऐसे, तो कितनी दिक्कत होती। कई बार देखा मैंने, ऐसे लोग फ़ोन करते हैं कि वहाँ से आते आते बंदा तो रास्ते में ही चला गया, वो रेफ़र कर देते हैं, आप जाओ ऋषिकेश तक आते आते तो आदमी वैसे। तो ये बड़ी समस्याएं। तो मैं चाह रहा था वहाँ गांव में हम लोग इस तरह से करें, छोटा सा क्लिनिक भी हो वहाँ पर, स्कूल में थोड़ा सा, और एजुकेशन देखो सबसे ज़्यादा गरीबी ना आप हटा सकते, ना मैं हटा सकता, ना सरकार हटा सकती। एजुकेशन हटा सकती है, education वो सबसे हटा बड़ा सकती। टूल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को जो, और वो सारा टीचर के हाथ में, कि उसको ऐसे अध्यापक चाहिए, जैसे आपने उदाहरण दिया, इतने सारे बच्चे सारे के सारे उसमें सैनिक स्कूल में निकल गए। तो हमें ऐसे अध्यापकों की जरूरत है, और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को मंच पे लाएं, आगे लाएं, दिखाएं कि भाई ये हैं असली हीरो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हाँ वो जी, कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, काम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सही बता रहा हूँ आपको, मैं सल्यूट करता हूँ सिर्फ उन लोगों को करता हूँ जिन्होंने जो लाइफ में दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। एग्जैक्टली। वो और कहाँ हमारे से, जीवन का मिशन भी ये होना चाहिए। अपने लिए तो सभी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए तो हम सब करते हैं, बट हम दूसरे के जीवन में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं मानेंगे भट्ट जी, मैं पिछले 20 साल से हूँ चाइना में, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरी हम लोग, जब मैं जॉब भी कर रहा था तभी मैं अच्छा खासा कमा रहा था। मैं चाहता तो जॉब करता, मेरे क्या हफ्ते में 2 दिन छुट्टी थी, 4-5 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर मैं जॉब भी करता तो मेरी 10 लाख रुपए तनख्वाह होती, आराम से बैठ के एकदम बिल्कुल मस्त लाइफ, बच्चों को कहीं भी यूएस में किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकता था, है ना। लेकिन मैंने वो नहीं चुना, और संघर्ष का मार्ग चुना। हमने बिजनेस करा, अप्स एंड डाउन, आपने मैंने बताया ना किस तरह से बिल्कुल लाइक रोलर कोस्टर लाइफ रही है, पर गिव अप नहीं करा, उस पर काम करते रहे। तो मंत्र यही है ना, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, हाँ जी, हार नहीं माननी है। हाँ जी, हाँ जी। और इतने सारी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, आज 150 लोग हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल में लगभग 300-400 लोग हो जाएंगे। अभी मैं यूएस गया था एक सर्वे करने के लिए कि यार कहाँ पर एक रेस्टोरेंट, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो अंबर पैलेस को ग्लोबल चेन बनाए। तो अब हम यूएस में भी इस साल हमारा शायद प्लान है, शायद इस साल हो जाएगा, एक रेस्टोरेंट हमारा यूएस में हो जाएगा। साथ साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये तभी हो पाएगी जब आप लाइक जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, तो उत्तराखंड में खासकर बेटियों के लिए, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं, हाँ जी, वो रिसर्च में जाना चाहती हैं, वो कोचिंग करना चाहती हैं, तो मैं सच में दिल में चाहता हूं आप जैसे जो सक्षम लोग हाँ हैं, जी, हाँ जी, आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो उनका रोड़ा ना बने, बिकॉज वो सुपर टैलेंटेड हाँ बेटियां जी, हैं। हाँ जी, आप सोचिए वो कितने किलोमीटर पैदल चल रही हैं, घर में माँ का हाथ बटा हाँ रही हैं, जी, हाँ जंगल जी, भी जा रही हाँ हैं, जी, घर का काम भी कर रही हाँ हैं, जी, पढ़ाई भी कर हाँ रही जी, हैं। उसके बाद वो
आपकी एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करी, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा जी, कर रही हैं, हाँ जी। तो वो डिजर्व करती है साहब, उसको उसको हम सबको मदद करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप जैसे सक्षम लोग, मैं कई ऐसी बेटियों को जानता हाँ हूँ जी। जो सुपर टैलेंटेड बेटियां हैं स्टेट की, तो वो आगे बढ़ें, वो भी आईएएस बने, पीसीएस बने, वो आईआईटी में जाए, वो जा सकती हैं। हाँ जी। बट मैं चाहता हूँ कि उनके लिए ना जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बाधा ना बने। तो आप जैसे जो सक्षम लोग हैं वो अगर इस तरह से इस तरफ आएँ तो मैं समझता हूँ हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। नहीं, नहीं, मैं ऑलरेडी इस तरफ हूँ, मैं हमेशा इस तरफ ही रहूँगा क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा हमेशा इससे ही रहा है इस तरह से सिद्धांत कि भाई आप जो कर रहे हैं वो समाज से ही आ रहा वो है। सेटिस्फेक्शन आपको कितना बड़ा हाँ, है? हम लोग बहुत सिंपल हमने अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ाई है। मेरा जो लाइफ़ है, लाइफ़स्टाइल है, वो जो 20 साल पहले था आज भी वही है। हमारे एम्प्लॉई कई एम्प्लॉई हैं मतलब कई बार बात होती है घर में तो घर वाले ही बोलते हैं, मेरी वाइफ बोलती है यार देखो आपके जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने तो यार 2-2 मकान बना दिए, तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं कहा भाई मेरे को हम लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। अगर मैं इस तरह से 10 भी नहीं, आपको ऐसे 73 लाख अगर उन हरियाणा वालों ने नहीं दिए होते हाँ, तो हाँ, हाँ। आपकी लाइफ थोड़ा ट्रांसफर बिल्कुल, होती, वो बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल। एग्जाम्पल है। बिल्कुल, 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 लेकिन बिल्कुल। रतूड़ी जी वहां पर एक सबसे बड़ी बात आई ना, आपने वो विश्वास जीता ना अपनी हाँ, ईमानदारी और हाँ जी, मेहनत हाँ से, जी, हाँ जो जी। पहाड़ी के अंदर कूट हाँ कूट जी, के हाँ जी, भरी हाँ है। जी, हाँ जी। तभी तो उन्होंने इतने साल बाद भी आप पे इतना ट्रस्ट किया। हाँ जी, तो हमारे यूथ के लिए सबसे जरूरी है कि हम बहुत ईमानदारी से ईमानदारी से और मेहनत के साथ काम करें। और नहीं ऐसा नहीं जो मेरी जानकारी में आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्प करता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे वहाँ से कि पिछली बार एक लड़की उसका फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे 22-23 बच्चे हैं और इनकी अंक जो हैं वो 80-90% हैं, लेकिन कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन के लिए पैसे नहीं हैं। एंड आई हेल्प देम। 20-30 बच्ची थी, एक अध्यक्ष है हमारे वहाँ पर कॉलेज की, उसका फ़ोन आया था एंड आई हेल्प देम। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है और जहाँ मेरी नॉलेज में आता है और जहाँ मैं कर सकता हूँ आई गो बियॉन्ड टू हेल्प, हमेशा से ही इस तरह से जो कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं गरीब हूँ मेरी हेल्प कर दो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप गरीब के साथ आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जो जुनून है और पढ़ाई में आप आगे हैं, ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ मैं पढ़ाई में सबसे पीछे हूँ, नहीं चलेगा। ऐसे लोग फिर नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें मदद करनी है, बिल्कुल मदद करनी है, लेकिन ऐसे लोगों की जिनकी ज़रूरत है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बेटियाँ पढ़ने में बहुत बढ़िया है ना, लेकिन उनकी जो कंडीशन है तो फाइनेंशियल कंडीशन वो सपोर्ट नहीं करे, वहाँ पर हम डेफिनेटली मेरे को ही नहीं सबको ही आगे आना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं उनको आना चाहिए आगे और हेल्प करनी चाहिए। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि अ, जब आप वापस अपने गांव जाते हैं और वही स्कूल की वही रास्ता आप देखते हैं, वही यादें, तो दिमाग में क्या आता है उस समय कि तब मेरे पास जूते भी नहीं थे, हाँ, हाँ, आज तो मैं हाँ। अच्छे जूते पहन के आया हूँ, तो तब क्या दिमाग में चलता है? यही आता है कि देखता हूँ कि भाई भगवान श्री कृष्ण की कितनी कृपा है कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि देखो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको इस तरह के मौके मिलते हैं, और जिनको मिलते हैं अगर वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो वो गलत है। जैसे हमें मौका मिला है कि हम हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं समाज को, तो ऐसे लोगों को उसका बेनिफिट एक बहुत पुण्य का काम है। तो जाते हैं वापस तो लगता है यार देखो कभी मैं बहुत बार कि यहाँ रोते हुए थे, वो सारे गले मिलते हैं अभी भी, उधर ही हैं हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सारे उधर और तो बड़ा जिन्होंने प्यार करते 50 हैं। पैसे 1 रुपए दिए कभी मिले आप मिले, हाँ उनसे मिलते रहते हैं, अभी जाते हैं मिलते हैं, हाँ उधर ही हैं। कि आपके 50 पैसे और 1 रुपए के हाँ चलते मैं यहाँ हाँ तक पहुँच गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं उनके सबके बच्चों को लेके गया मैं। क्योंकि ये भी जरूरी है ना कि परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ में बहुत हाँ जी, छोटा सा ही हाँ तो जी, अंतर है। हाँ जी, हाँ जी। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ परमार्थ दूसरों दूसरों के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप कृतज्ञ हैं उन लोगों के लिए हाँ जी, जिन्होंने आपके जीवन में हाँ थोड़ी जी, भी भूमिका हाँ निभाई जी, है, तो ये भी तो एक मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है ना। बिल्कुल कई बार बिल्कुल। आदमी ऊपर चले जाता है, पुरानी चीजों को भूल हाँ जाता जी, है, हाँ जी। लेकिन अगर आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो ये भी तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। नहीं वो तभी रहता है भट्ट जी जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। देखो कई लोग बाहर निकल जाते हैं, वो अगर जड़ें मजबूत नहीं हैं तो पेड़ सूख जाएगा डेफिनेटली। तो कुछ लोग हाँ वो बहुत कामयाब हो जाते हैं बाहर जाके और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, तो ये ज़्यादा पेड़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो हमने क्या कि वो बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहता हूँ जितने भी हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं कि ठीक है आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए आप कहाँ से आए हैं, हम्म। है ना, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि हम हर कोशिश करते हैं हर साल में 1 बार 2 बार घर आएँ, उन यादों को ताज़ा करें, देखें कहाँ क्या ज़रूरत है, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस पे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तो कि अपने अपने ज़्यादा से आपने अपने विलेज का 5 साल का टारगेट रखा है 5 साल का टारगेट रखा है और मुझे लगता है हम इसको 3-4 साल में ही इसको कंप्लीट और कर देंगे। विजिट करते रहेंगे आप? विजिट करते रहेंगे, हाँ जी, हाँ कितना जी। सोचा आपने साल में कितनी बार विजिट करेंगे?
एक दो बार कम दो से बार कम, हाँ जी, करेंगे दो बार कम से कम करेंगे। और बाकी डीएम साहब से और जो वहाँ की उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ग्राउंड लेवल पे। मतलब कोऑर्डिनेशन आपको पूरा कोऑर्डिनेशन मिल रहा, मतलब पूरा सपोर्ट मिल पूरा रहा है। मिल रहा हाँ है जी, सर। हाँ जी, मतलब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने एक बार डीएम साहब से बात करी, मैं कहा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि होम स्टे का करना चाहते हैं। बोला सर आप डायरेक्ट मेरा नंबर दे दीजिए, आप बता देना कि आपने रेफर करा है और हम लोग उनको पूरी जितनी भी हेल्प होगी हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आप आना इस तरह से करना, वो वाला लितापोती वाला काम नहीं है। वो डायरेक्ट कि आप फ़ोन नंबर दीजिए और हम आपकी हेल्प तो वो करेंगे। एक्टिंग अभी करने का मन करता है रतूड़ी जी, या आपने नहीं, मैं गिव कर ही अप रहा कर हूँ। दिया? नहीं नहीं, अच्छा मैं आप कर कर रहा रहे हैं, हूँ। चाइना में कर रहे हैं ना? चाइना में मैं तो लगभग, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो एक नया रिकॉर्ड बनाया अभी, कि मैं चाइना में अभी तक 45 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूँ। 45 फिल्म? 45 फिल्म भी और टीवी ड्रामा, इसमें से 20-25 फिल्म होगी और 15-20 टीवी ड्रामा होगा। वो तो नहीं कैसे देख ले झेल लेते हो मेरे को, मुझे नहीं पता। अभी आजकल एक बड़ा टीवी ड्रामा है हमारा, वो बड़ा वायरल हो रखा है। उसमें मैंने ऐसी वो कहानी, मतलब कि वो कह रहा है तू कहानी लगा कि तू कहाँ से था, ये था वो था। उसमें मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरा नाम ये था, मैंने अपने पिताजी का नाम बोल दिया, भाई का नाम बोल दिया, दादा का। तो बड़ा वो फनी बन गया वो। तो वो आजकल बड़ा वायरल हो रखा है चाइना में, अच्छा। नया टीवी ड्रामा। वो टीवी एक्टर बड़ा फेमस था। तो एक दो फिल्म है जो अभी रिलीज होने वाली है, तो काफ़ी अभी हाफ सेंचुरी होने वाली है इस साल शायद हो जाएगी, 45 तक तो हो ही गई है। तो आपका हमारे उत्तराखंड के जो यंग मासेस हैं उनके लिए क्या मैसेज है रतूरी जी? देखिए सर, यंग जो बच्चे हैं, मैं तो उनसे यही चाहूँगा कि भाई एक तो पैशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगती बहुत छोटी, करना उनको ही है। हम देखो, आप और मैं सिर्फ बता सकते हैं हमारे जो संघर्ष भरी जिंदगी रही है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि क्या, सबको पता है कि क्या करना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनको भी पता है। लेकिन हमको ये देखना क्या नहीं करना है। तो उनको ये भी समझना पड़ेगा कि यार करना सबको और करना उनको ही है। कल भी मेरी कुछ यंग बच्चों से बातचीत हो रही थी, मैं कहा भाई देखो जो एक्सपीरियंस है कि यार कैसे देव रतुड़ी बनी। मैं कहा आपको पहली बात, आपको देव रतुड़ी आप क्या हो, देव ने अपना देव जगा दिया, देव ने अपने अंदर के देव को निकाल दिया। तो हमको करना है क्या है कि जो हमारे अंदर है उसको ढूंढो, और वो आप ही ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। हम तो सिर्फ आपको मार्ग बता सकते हैं कि भाई, जैसे मैं बच्चों से बात कर रहे थे, आप 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बदलाव लाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको देखना पड़ेगा, आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठ के शाम को जल्दी सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में, ये नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया। आपको सुनना पड़ेगा, आपके पास में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, पैशन के साथ में पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, जैसे मैंने बोला, अगर मैं गिव अप कर देता तो यार मेरे ऊपर तो कर्जा हो गया, अब क्या करूँ, अब ढूंढ तो नौकरी, भाग जाता हूँ यहाँ से, कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ। क्या होता, आज ये हो पाता नहीं। मैंने गिव अप नहीं करा, मैंने कंटिन्यू काम करा, एक्सप्लोर करा, सीखा, देखा कहाँ गलती हुई है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हमारा यूथ है और एंटरप्रेन्योरशिप पे, वो काम आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे उत्तराखंडी बने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। दूसरे राज्य के लोग देखिए ना हाँ जी। कहाँ पहुंच गए, हाँ तो हम जी। उत्तराखंडी क्यों नहीं कर सकते? जब बिल्कुल। हम देश के लिए जान बिल्कुल। देने के लिए हाँ जी। सबसे आगे रहते हैं, तो हम सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमारा कोई मुकाबला ही हाँ नहीं जी। कर सकता। बट ज़रूरी है हमें वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में आना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं अभी है भी, जैसे देख रहे हैं हम लोग की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ उत्तराखंड में बन रही है। जैसे वो कल मैं बता रहा था आपको कि तिमुर sorry, का। टिमरू का जो है सेंट, वही लगा रखा मैंने हाथ, हालांकि खुशबू नहीं आ रही उतनी ज़्यादा। जैसे कपड़ा भी है, ये रूट ऑफ हिमालय, अच्छा। तो इन लोकल लोगों ने, बुनकरों ने बुना है, ये उन्होंने खुद डिज़ाइन करा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने क्या करना है ये काम, बल्कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि उन हीरो, उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जो इस तरह के, जो हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, है ना, जो जिनको बचा के रखना है, जो तकनीकी है ना, जैसे पहले ऊन गाते थे, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उसको कैसे प्रमोट करना है, बिल्कुल। उसको कैसे उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। सही बता रहा हूँ, अगर मुझे पता, अगर मेरे बोलने से और मेरे पहनने से अगर प्रमोट हो जाता, तो आई वुड लव टू लाइक प्रमोट एवरी सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तराखंड। मैं तो आज भी हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ चाइना में भी, सही में हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट यूज होता है। तो इस पे सिर्फ हमारे और आपसे भी नहीं होगा, साथ साथ सरकार को भी इसमें सबको चाहिए मिलके कि है काम ना, अपनी मिलके, भूमिका हाँ जी, निभानी हाँ जी, होगी। क्योंकि अभी मेरे यहाँ ना वीसी साहब आए थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, हाँ, उन्होंने हाँ, बड़ी अच्छी बात कही। हाँ जी, उन्होंने कहा धन से ज्यादा धुन की जरूरत धुन की जरूरत है, ये है बहुत ना? बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बड़ा अच्छा मंत्र दिया, हाँ मुझे जी, हाँ बहुत जी, अच्छी बात लगी। हाँ मुझे जी, हाँ लगता जी, है वो ये इस दशक का एक अच्छा मंत्र हो सकता है। हाँ हमें जी, धन से ज्यादा धुन की धुन की जरूरत है। जरूरत है, अगर हाँ, धुन होगी ना, फिर धन हाँ, तो ले ही हाँ, आएंगे हाँ हम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो धुन जो है एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, स्वरोजगार की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, इनोवेशन की तरफ उत्तराखंडी को दिखानी पड़ेगी, तभी हम अपने राज्य को आगे बढ़ा
सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल। अतुरी साहब, आप में हम सब लोगों का सपना यही तो है, हमारा उत्तराखंड सबसे आगे हो, बिल्कुल। हमारा उत्तराखंड गुलजार हो, खुशियाँ हो, सब कुछ हो, अच्छी खबरें हो। बट आप उत्तराखंड से कनेक्ट करने के लिए क्या देखते हैं? यहाँ की बातें जानने के लिए आप क्या सोशल मीडिया से जुड़े? बहुत सारे ऐसे, मैं तो फॉलो ही अपने उत्तराखंड के ज़्यादातर, मैं बाकी नहीं करता हूँ, उत्तराखंड के ज़्यादा करता हूँ अच्छा। कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं देखता हूँ स्टोरीज़, कई यंग बच्चे हैं, उन्होंने कुछ नया आविष्कार करा है, नया कर रहे हैं अपना, यहाँ पर बहुत सारा जो स्टार्टअप है उत्तराखंड में, तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। और बाकी फिल्म्स वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, शौक भी नहीं है, मैं अपनी मतलब फिल्म में फिल्म देखता करने हूँ, का शौक है, देखने करने का शौक नहीं है। है। कई बार बल्कि मेरे बच्चे देख लेते हैं घर पे ना, वो टीवी पे आता है कि अरे हाँ मैंने ये देखा इस तरह के, और मेरे रोल बड़े उस तरह से होते हैं, बड़े गैंगस्टर टाइप के होते हैं थोड़ा सा, तो आई डू नॉट रियली वॉच। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा रतूरी साहब, आपने, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमने बचपन में क्यों नहीं पढ़ा होगा, काश हमने पढ़ लिया होता, लेकिन आपने वो रिग्रेट नहीं किया। हाँ जी, हाँ। आपने कहा मैं लाइफ टाइम एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं हर दिन नया बिल्कुल, सीखता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मुझे लगता है इसी ताकत ने जो है आपकी नियति को बदल के रख दिया, क्योंकि कर्म तो ज़रूरी है, बिना कर्म के कैसे हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ आपका गांव भी बदले और आप एक एग्जाम्पल सेट करें बाकी लोगों को, और बाकी भी जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हाँ हैं जी, वो हमारे उत्तराखंड को बदलने में अपना गिलहरी जैसा बिल्कुल, योगदान ज़रूर दें। बिल्कुल। लेकिन आपकी जो पूरी यात्रा है वो मुझे लगता है उन हज़ारों यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन होगी थैंक कि गिव अप नहीं करना, हाँ जी, है ना। ईश्वर ने आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता चुना होगा, आप बिल्कुल, बस उस बिल्कुल, रास्ते को जाओ। बिल्कुल। और बहाने नहीं, देखो क्या है कि जब अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, यंग यूथ को मैं यही कहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप हज़ार, अगर आपका मन है और आपको पता है ये बहुत अच्छा काम है, आप चाहते हैं तो आप हज़ार रास्ते बना सकते हैं। और जिसको नहीं करना है वो रास्ते होंगे तब भी उसमें 1000 एक्सक्यूज़ निकाल देता है, तो उससे बाहर निकलना है। हमें क्या है कि सॉल्यूशन पे काम करना है, देखना है कि कैसे हो सकता कि है। हम हज़ार समाधान क्या रास्ते हैं निकालते ना, हैं। हाँ, बिल्कुल कि सही दुनिया बात। भर की प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, देखा जाए तो जहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली वही वही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी वो है। सिर्फ हमारा नजरिया हमको नजरिया बदलना बिल्कुल। है। हाँ जी, एक और चिंता मैं चाहूंगा उसमें, जो हमारे यहाँ ड्रग्स का जो ये बहुत बड़ा मेनेस फैल गया है हाँ ना, हाँ 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 हमारे हाँ यंग बच्चे जो हैं उसकी ओर जा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी, केवल खुद को नहीं, पूरे परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, पूरे स्टेट के लिए बहुत हाँ खतरा जी, बन हाँ गए। जी। तो आप वो एग्जाम्पल है साहब, आपने इस तरफ से दूर रहे आप, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। इसमें मैं ये कहूँगा, देखो ड्रग्स मैं भी लेता हूँ। आप बोलेंगे यार ड्रग्स कौन सा ड्रग्स लेते हैं, मैं लेता हूँ ड्रग्स अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी ध्यान का। सुबह मेरा दोस्त ये कहता है तू कैसे हमेशा लगा रहता है इस तरह से, मतलब बिल्कुल एकदम जुनून में। मैं कभी सुबह बैठता हूँ, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, मैं हर दिन 5 से 6 बजे 1 घंटा आप ध्यान करो, आप भजन करो, वो जो आपको आगे लेके जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इस तरह से जो ड्रग्स है आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा, आपको बर्बाद करेगा, आपके परिवार को बर्बाद करेगा, आपके समाज को बर्बाद करेगा, आपके पूरा जो सर्कल है, एक नहीं पूरा पूरा सर्कल आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को भाई उससे पूरा बिल्कुल जितनी दूर रहें उतना अच्छा है। इन सब चीज़ों से तो ये तो बहुत ही, आप देखेंगे कितने कौन से ऐसे उदाहरण हैं, आप कोई भी उदाहरण उठा के देखो कि आपने ये गलत काम, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात, आप दारू पीने वाले लोग भी कितने सक्सेस हैं, सारे बर्बादी हो जाते हैं। हमारे पहाड़ में जितने भी पहले जितने भी जो दारू पीने वाले थे, देखो सब पूरे बिल्कुल पूरा पूरा अपने बर्बाद कर दिया उन्होंने, घर बेच दिया उन्होंने, बच्चे बर्बाद हो गए उनके। हमने कई उदाहरण देखे हैं जब हम लोग पढ़ते थे। हमने अपने ठीक है, देखे, हाँ मैंने जी, हाँ अपने जी, हाँ गांव जी, में हाँ जी। देखा लोगों को इससे बर्बाद होते हुए। आपको लेना है तो ऐसी जो हमारी संस्कृति है उसकी जो धुन लीजिए कुछ ऐसी, है ना। तो इससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। जब दिनचर्या बताई दीजिए अपनी ना, बड़ी दूसरे हाँ, लोगों को मेरा मोटिवेट करेगी। मेरा शुरू से ये रहा भाई कि मैं सुबह हमेशा 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, हमेशा, मतलब 5:10 5:20 पे मेरा लास्ट अलार्म होता है। और मेरा अलार्म भी मुझसे दुखी है, वो कहता है कि भाई कभी तो मुझे बजने दे। सही में हमेशा 5:20 का अलार्म रहेगा तो मैं हमेशा 5 बजे उठ जाता हूँ। तो कभी जल्दी होता है तो 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन लास्ट अलार्म 5:20 का होता है, उसको मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ, उठ के फिर अपना ध्यान करता हूँ, मैं कम से कम 1 घंटा मिनिमम ध्यान करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना निकल जाता हूँ बाहर घूमने, आधा 1 घंटा रेस मार के आता हूँ मैं, कम से कम 4-5-6 किलोमीटर। वापस आके घर आके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके फिर मैं नहा धो के फिर पूजा करता हूँ। हाँ जी, फिर माला जाप करता हूँ, फिर मैं अपना लिखना शुरू करता हूँ। कम से कम 1 घंटा मैं स्टडी के लिए देता हूँ, या तो मैं कुछ सीख रहा हूँ या न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज। क्योंकि सिर्फ आपके ये सिर्फ खाने से नहीं होगा, आप क्या देखते हैं, क्या सुन रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या लिसन कर रहे हैं, उससे भी आपके माइंड पे इफेक्ट होता है। जैसे मैं पिछले साल में, आपको पता है मैं 1 साल फ्रूटेरियन भी रहा।
अच्छा। हाँ, कुछ अनाज ही नहीं लिया। हाँ 2022 मई से और जून से और 2023 अगस्त तक मैं फ्रूटेरियन था, फ्रूट पे था मैं 1 साल पूरा संकल्प लिया था मैंने कि मैं 1 साल तक जो है कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और मेरा 11 किलो वेट लूज हो गया था। तो आपने लेना ड्रग्स तो इस तरह के ड्रग्स लीजिए जो आपको एक नई ऊर्जा दे और आपके अंदर आपका जो थॉट पूरा लाइक पूरे समाज के काम आए। तो इस तरह से दिनचर्या रहती है। फिर 10 बजे 9-10 बजे के बाद फिर अपना ऑफिस हो गया, मीटिंग्स हो गई बहुत सारा, क्योंकि रेस्टोरेंट हैं, फिर फिल्म्स वगैरह भी है, तो इनमें ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी जर्नी सुन के बहुत आनंद आया। और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो हैं उनका सानिध्य हमारे राज्य को मिलता रहे, हाँ जी, और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट के डेवलपमेंट में, वो आप कर भी रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत धन्यवाद। और आपकी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं चाहता हूँ हमारे यूथ सुने और वो इंस्पायर भी हों, और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये उद्यमिता और स्वरोजगार और स्टार्टअप ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए और इसमें मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, है ही हैं, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, जो जो कुछ कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं, 2-4 लोगों को रोजगार दें, उनको आगे लेके आइए। हमारा एक है ना, हमारा मैंडेट ही हाँ है। जी, हाँ ये जी। पिछले 5-6 साल में हम कम से कम 10,000 लोगों को ऐसे दिखा ओके, चुके होंगे। ओके। तो ये मैं खुद ही गांव-गांव में जाके, वो नहीं कि हम उनको यहाँ हाँ, बुला हाँ, रहे हैं, हाँ, हम हाँ, खुद ही हाँ। गांव-गांव में जाके बहुत ऐसे बढ़िया, लोगों को बहुत बढ़िया, ढूँढ-ढूँढ के बहुत लाना। बढ़िया। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छाई भी अब देश के सामने आनी चाहिए हाँ जी, हाँ कि जी। उत्तराखंडी बहुत मेहनती भी है, बिल्कुल, ईमानदार भी है, बिल्कुल, और अब वो एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में भी बिल्कुल, आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद ददुरी थैंक यू, जी, आप थैंक यू वेरी आए, मच। और मुझे मालूम है कि वहाँ से आके यहाँ पर, और उसके बाद आप हाँ सहज जी, तौर पे हाँ यहाँ जी। पर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आगे भी हमसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल। तो आप सोचिए, देव रतुरी जी की कहानी बहुत दिलचस्प है साहब। आप सोचिए, केवल 10th तक उन्होंने पढ़ा, तमाम संघर्ष झेले, लेकिन वो कहते हैं ना, धन से ज़्यादा उन्हें भी धुन थी, और उस धुन ने उन्हें आज सबसे बड़ी जो चेन है चाइना में, रेस्टोरेंट की चेन है अंबर पैलेस, उसके वो मालिक हैं। उनका अगला टारगेट यूएस की मार्केट है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने उन लोगों को नहीं छोड़ा जिन्होंने मुश्किलात में उनका साथ दिया। ये हम सब के अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए ये खूबियाँ, क्योंकि अगर कृतज्ञता का भाव नहीं है, मैं कहूँगा फिर वो जीवन बेकार है। क्योंकि मैंने कहा ना, स्वार्थ और परमार्थ में एक महीन लाइन है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं आपको तय करना है। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका।